वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस हिंदी की क्लास में। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ना स्टार्ट किया था वर्ण से। और हमने देखा कि जो वर्णमाला है उसे दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से में आते हैं स्वर और दूसरे हिस्से में आते हैं व्यंजन। तो पिछली कक्षा में हमने स्वर के बारे में डिटेल में पढ़ा और हमने ये भी देखा कि कैसे स्वरों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। हमने लगभग 6 आधार देखे जिन आधारों पे स्वरों को वर्गीकृत किया गया। चलिए आज की क्लास में फिर से हम स्वर के बारे में आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और अब हम ये देखेंगे कि स्वर जो यहाँ पे मेंशन है, वैसे तो हमने पढ़ा था कि उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10 होती है, लेकिन लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या 13 होती है। फिर उसके बाद हमने देखा जो मानक स्वर जो एक्सेप्ट किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं, वो है 11, जो यहाँ पे बोर्ड में मेंशन है। अ, आ, ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, ए, ओ, औ और ये ऋषि का री। आह को स्वर नहीं माना गया है कुछ व्याकरणाचार्यों के द्वारा, और उन्होंने एक अलग कैटेगरी में रखा है जिसे नाम दिया गया है अयोगवाह वर्ण। तो फिलहाल हम ये देखेंगे अभी आज की क्लास में कि ये जो 11 स्वर यहाँ पे मेंशन है, इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। तो चलिए आइए पहले इसको हेडिंग को हम मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले हम इसका तात्पर्य समझ लेते हैं, उच्चारण स्थान का तात्पर्य क्या होगा। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में आपसे चर्चा की है कि जब भी किसी वर्ण का उच्चारण होता है तो हमारे अंदर से वायु बाहर निकलती है ना। हमारे मुख से होके वायु बाहर निकलती है। जो अंदर से वायु आती है वो पहले कंठ से होके गुजरती है और उसके बाद हमारे मुख से होके बाहर निकलती है। तो जब भी हमारे मुख से वायु बाहर निकलती है अलग अलग तरीकों से, तो अलग अलग प्रकार की ध्वनियों जैसे कि अ, आ, ई, उ आदि की उत्पत्ति होती है। अब इस बीच में और क्या होता है इसको ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे शरीर के अंदर से वायु कंठ से होके मुख से बाहर निकलती है, तो इस प्रोसेस में जब भी हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, जब भी हम इन 11 में से किसी भी एक स्वर का उच्चारण करते हैं, तो अंदर से आती हुई वायु जब मुख से बाहर निकलती है तो वह वायु मुख के किसी न किसी एक अंग के पास से होके गुजरती है। और जब भी किसी स्वर का उच्चारण करते समय हवा मुख के जिस भी अंग के पास से होके गुजरेगी, तो उसी अंग को उस स्वर का उच्चारण स्थान माना जाएगा। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख में कौन कौन से अंग हैं जो हमें जानना आवश्यक है। तो जो अभी आवश्यक अंग है हम उनके बारे में रफली जानेंगे, है ना, कि कौन सा अंग कहां पे होता है और किसे क्या नाम दिया जाता है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक चित्र पहले से बना के रखा है ताकि हमारा समय खराब ना हो। तो ये जो चित्र है इसमें, है ना, कुछ चीजें तो आपको स्पष्ट नजर आ रही हैं, जैसे कि ये नाक है जिसे नासिका हम कहेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा स्वरों के बारे में, कुछ स्वरों को नाम दिया गया अनुनासिक। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलावा नाक से भी बाहर निकले, उन स्वरों को हमने नाम दिया अनुनासिक स्वर। ठीक है। और फिर है ये मुख यहाँ पे होते हैं होंठ। ठीक है। तो वो मेंशन करने या बताने की आवश्यकता नहीं है, जो बताने की आवश्यकता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कंठ, स्टार्ट जहां से होगा प्रारंभ, है ना। तो ये हो गया आपका कंठ, कंठ अर्थात गला, है ना। तो ये हम एक पॉइंट दे दिए और इसका मैंने नाम दे दिया कंठ। ठीक है। तो सबसे पहले जो हवा गुजरती है, जो हमारे भीतर से आती है, वो सबसे पहले कहां से होके जाएगी, कंठ से होके आगे जाएगी। ठीक है। और उसके बाद कंठ के बाद का जो हिस्सा है ना, ये जो ऊपरी परत है, उसमें कंठ का बाद का जो हिस्सा है उसे कहा जाता है तालु, है ना। तो चलो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर दिया और ये इसको हम मान लेते हैं क्या, तालु। ठीक है। तो ये हो गया तालु। और उसके बाद फिर तालु से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं
तो तालु से जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उस स्थान को कहा जाता है मूर्धा। ठीक है, तो ये हो गया मूर्धा। और मूर्धा के बाद फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो आगे आ जाता है मूर्धा के बाद दांत, है ना। तो यहाँ पे मैं एक रफली यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये दांत में बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया दांत। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको हम कहेंगे दंत। और उसके बाद फिर क्या आ जाता है, होंठ। होंठ जिन्हें शुद्ध संस्कृत में कहा जाता है ओष्ठ, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं ओष्ठ। नासिका को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये कुछ अंग हैं जिनके बारे में जानना हमें आवश्यक है। अब ज्यादा से ज्यादा इसका केवल क्रम याद रखिएगा कि सबसे पहले कंठ से होके गुजरेगी अंदर से आने वाली हवा, उसके बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, और दंत के बाद क्या आ जाएगा, ओष्ठ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ये देखेंगे हम कि जब भी किसी स्वर का उच्चारण होगा, है ना, यदि किसी स्वर का उच्चारण होता है तो हम ये देखेंगे कि अंदर से आती हुई वायु इनमें से कौन से अंग के पास से गुजरेगी, और जिस अंग के पास से होके वायु गुजरेगी उसी अंग को उस स्वर का उच्चारण स्थान माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। और ये दो स्वर जो हमारे पास हैं सबसे प्रारंभ में अ और आ, ठीक है, उनको मैं यहां पे मेंशन करता हूं। तो यहां पे हम लिखेंगे स्वर और दूसरे साइड में मैं यहां पे मेंशन करूंगा उच्चारण स्थान। तो यहां पे आ गया उनका उच्चारण स्थान। ठीक है, तो अब देखिएगा, अच्छा, उच्चारण स्थान के आधार पे हम उनका वर्ग भी तय कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी यहीं पे मेंशन कर लेंगे स्पेस बना के। तो जो उच्चारण स्थान होगा उसी के आधार पे उनका वर्ग होगा। ये हो गया उच्चारण स्थान, वर्ग मतलब कैटेगरी की, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, है ना। तो ये हो गया उनका वर्ग। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अ और आ। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे मेंशन कर दिया अ आ। तो क्या होता है कि जब भी हम अ और आ का उच्चारण करते हैं तो अ और आ का उच्चारण करते समय जो अंदर से आती हुई वायु है वो कंठ के पास से होके गुजरती है ना। अ और आ का उच्चारण करते समय हमारे अंदर से आती हुई वायु कंठ के पास से होके गुजरती है और मुख से बाहर निकलती है। इसलिए अ और आ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ। ठीक है, तो उच्चारण स्थान हो गया कंठ, क्योंकि हवा अ और आ का उच्चारण करते समय कहां से होके गुजरी, कंठ से होके गुजरी, इसलिए अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ। ठीक है, अब चूंकि कंठ से होके गुजरती है इसलिए इसको एक कैटेगरी बना दी जाएगी, उस कैटेगरी को कहा जाएगा कंठव्य या कंठ। ठीक है, तो ये इसकी कैटेगरी का नाम हो गया कंठ, है ना। तो दो चीजें पूछी जा सकती है, या तो अ आ का उच्चारण स्थान पूछेगा तो आंसर होगा कंठ, और यदि अ आ कौन से वर्ग का है पूछेगा तो कंठ वर्ग का। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो स्वर है ई और बड़ा ई, उसको मैं यहां पे मेंशन करता हूं ई और बड़ा ई। ठीक है, तो ई और बड़ा ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो ई और बड़ा ई का जब हम उच्चारण करते हैं तो अंदर से आती हुई वायु तालु के पास से होके गुजरती है ना। इसका मतलब ई और बड़ा ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। तो मैंने यहां पे लिख दिया तालु। ठीक है, चूंकि ई और बड़ा ई का उच्चारण स्थान तालु है इसलिए इसके वर्ग को हम कहेंगे तालव्य। अर्थात ई और ई कौन से वर्ग के स्वर हैं, तालव्य वर्ग के स्वर हैं या तालव्य कैटेगरी के स्वर हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और ई, बड़ी ई के बाद जो स्वर आएंगे वो है ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये ऊ और बड़ा ऊ। तो ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या होता है कि जब भी हम ऊ या बड़ा ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे होंठ गोलाकार हो जाते हैं और अंदर से आती हुई वायु इन होठों के पास से गुजरती है। चूंकि ऊ, बड़ा ऊ का उच्चारण करते समय हमारे अंदर से आती हुई वायु
ओठों के पास से या ओष्ठ के पास से गुजरती है, इसलिए ऊ, बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, है ना। तो उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। चूंकि ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इसका वर्ग क्या कहलाएगा? ओष्ठ्य। तो ये हो गया ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान। अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या क्या है? ए। अब ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, इसको समझिएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ए हो या ए हो, है ना, ये संयुक्त स्वर हैं जिनके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। ये संधि स्वरों के अंतर्गत आते हैं और संधि स्वर के अंतर्गत भी ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर अर्थात ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो अलग अलग स्वरों के मिलने से होता है ना। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आएगा कि ए या ए का निर्माण किन किन स्वरों के मिलने से हुआ है। तो हम ये पहले ही देख चुके हैं कि क्या होता है कि ये जो ए है, ए के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। ए का निर्माण किससे होता है? तो ए इज इक्वल टू अ प्लस ई, ठीक है। तो ए का निर्माण होता है अ और ई को मिला के। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम ए का उच्चारण करते हैं तो हम अ का भी उच्चारण करते हैं और ई का भी उच्चारण करते हैं, ठीक है। जब भी हम ए का उच्चारण करते हैं तो अ का भी उच्चारण करते हैं और ई का भी उच्चारण करते हैं। इसका मतलब कि जब भी हम ए का उच्चारण करेंगे तो हमारे अंदर से आती हुई वायु जो बाहर निकलेगी, चूंकि अ का उच्चारण हो रहा है इसलिए वो कंठ के पास से भी गुजरेगी, और चूंकि ई का उच्चारण हो रहा है इसलिए वो तालु के पास से भी गुजरेगी, ठीक है। तो जो हवा है वो कंठ के पास से भी होके गुजरी और तालु के पास से होके भी गुजरी, अर्थात ए का उच्चारण करते समय हमारे अंदर से आती हुई वायु कंठ और तालु दोनों के पास से होके गुजरेगी, इसलिए ए का उच्चारण स्थान कहलाएगा कंठ तालु। और इसका वर्ग हो जाएगा कंठ तालव्य। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, इसका वर्ग हो गया कंठ तालव्य। तो ये टफ नहीं है, ये आसान है। यदि आपको ये याद है कि ए किन किन स्वरों से मिलके बना है, तो ए मिलके बना है अ और ई से, इसलिए ए का उच्चारण स्थान अ और ई दोनों का उच्चारण स्थान होगा, अर्थात ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, अर्थात ए कौन से वर्ग का है? तो कंठ तालव्य वर्ग का है। कुछ इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और ए को हम देखेंगे। तो जो ए है इसके बारे में भी हमने देखा है कि ए कैसे होता है, कैसे बनता है। वैसे तो 2-3 तरीके हैं ए बनने के, लेकिन एक सिंपल जो हम तरीका हमने देखा था, आ में यदि हम ए मिलाएं, ठीक है, आ में यदि हम ए मिलाएं तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। यहां फिर से वही बात कि आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और ए का तो हम देख ही चुके हैं क्या है? कंठ तालु, अर्थात ए का उच्चारण करते समय जो अंदर से आती हुई वायु है वो कंठ से भी गुजरेगी भी और तालु से भी गुजरेगी, इसलिए ए का भी उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु, है ना। तो ए और ए दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु, और इसीलिए दोनों का वर्ग भी क्या कहलाएगा? कंठ तालव्य। तो ये हो गया ए का उच्चारण स्थान। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हम देखेंगे कि हमारे पास जो दो और स्वर बचे हैं वो है ओ और औ, और ये दोनों भी ए की तरह संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर हैं अर्थात ये भी दो अलग अलग प्रकार के स्वरों के मेल से बने हैं, ओ और औ। इनमें से हम एक को लेते हैं और फिर हम दूसरे का भी समझ जाएंगे। जो ओ का उच्चारण स्थान होगा वही औ का भी होगा, और जो ओ का वर्ग होगा वही औ का भी वर्ग होगा। तो हम दोनों को यहां पे एक साथ मेंशन करते हैं। चलिए आइए मैं यहां पे आपको बना के बता देता हूं।
तो मैंने यहां पे मेंशन किया ओ, ठीक है। और हमको पता है कि ये जो ओ है वो किन किन दो स्वरों को मिला के बनता है। तो ओ बनता है अ और ऊ को मिला के, ठीक है। तो जो ओ है वो किनको मिला के बनेगा, अ और ऊ। ये हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है, हम अभी पढ़ के आए हैं कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम ओ का उच्चारण करेंगे तो हम अ का भी उच्चारण करेंगे और ऊ का भी उच्चारण करेंगे। हम दोनों का उच्चारण एक साथ जब करेंगे, अ का और ऊ का, तो दोनों का उच्चारण एक साथ करने पे कौन सी ध्वनि उत्पन्न होगी, ओ। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जब भी हम ओ का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख के अंदर से आने वाली वायु कंठ से भी गुजरेगी और ओष्ठ से भी गुजरेगी, ठीक है। तो हमारे मुख के अंदर से आने वाली वायु जब हमने ओ का उच्चारण किया तो कंठ से भी गुजरी और ओष्ठ से भी गुजरी, इसलिए ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ, ठीक है। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, तो ये हो गया इसका उच्चारण स्थान, कंठ ओष्ठ। चूंकि उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ, इसलिए इसका वर्ग हो जाएगा कंठोष्ठ। ये हो गया इसका वर्ग, ठीक है। और ये है इसका उच्चारण स्थान। और जैसा ओ के लिए है वैसा ही किसके लिए होगा, औ के लिए, क्योंकि औ जो संयुक्त स्वर है वो किन स्वरों से मिलके बना है, तो वो बना है अ से मिलके बनेगा और ओ से मिलके बनेगा, है ना। तो औ के लिए भी जो उच्चारण स्थान है वो कंठ ओष्ठ ही होगा और जो वर्ग है वो कंठोष्ठ होगा, ठीक है। अब इन सब के बाद जो आखिरी हमारे पास वर्ण बचा, स्वर बचा, वो है ऋषि का री। तो चलिए आइए इसको मेंशन करते हैं। तो ये ऋषि का री, तो ऋषि का री का जो उच्चारण स्थान है, अर्थात ऋषि का री का उच्चारण करते समय हमारे अंदर से आती हुई वायु मूर्धा के पास से होके गुजरती है, अर्थात ऋषि का री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। और चूंकि ऋषि के री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए उसका वर्ग हो जाएगा मूर्धन्य। तो ये अंतिम स्वर जिसके बारे में हमने देखा, हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, हमें 3 का याद रखना है, बाकी का हम फिर बना सकते हैं। अ आ का उच्चारण स्थान कंठ है और उसका वर्ग कंठ है। ई बड़ा ई का उच्चारण स्थान तालु है और उसका वर्ग तालव्य है। उ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और उसका वर्ग ओष्ठ कहलाएगा। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु और इसलिए वर्ग हो जाएगा कंठ तालव्य। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ और इनका वर्ग हो जाएगा कंठोष्ठ। और सबसे जो अलग है, यूनिक है, वो है ऋषि का री। तो ऋषि का री का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा और इसलिए इसका वर्ग कहलाएगा मूर्धन्य। तो ये आज की क्लास में हमने देखा कि कौन कौन से स्वरों का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। तो आइए चलिए अब हम पढ़ेंगे स्वरों के घोषत्व के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसे मेंशन कर लेता हूं, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे। स्वरों में घोषत्व, तो ये एक नया वर्ड आ गया हमारे सामने में, घोषत्व। तो सबसे पहले हम इस घोषत्व का तात्पर्य समझेंगे। घोषत्व या घोष का मतलब क्या होता है। तो वैसे तो घोष का सामान्य अर्थ होता है आवाज, है ना, लेकिन ऐसी आवाज जो किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं घोष। और हम यहाँ पे घोष से तात्पर्य लेंगे कंपन से या वाइब्रेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंपन या वाइब्रेशन से भी ध्वनियां उत्पन्न होती है।
बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें कुछ तारें होती है, वायर्स होते हैं, और जब उन तारों में या वायर्स में कंपन किया जाता है, उनको वाइब्रेट किया जाता है, उन्हें झंकृत किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल वीणा हो गया, या गिटार हो गया, या वायलिन हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोटो ले रखा है ना, वायलिन का एक फोटो है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी तारें होती है जो धातु की बनी होती है, और जब इन धातु की तारों में, है ना, जो कस के बंधी हुई है, जिनमें तनाव ज्यादा है, टेंशन है, जो तनाव में है, ठीक है, तो जब इन तारों को वाइब्रेट किया जाएगा, है ना, किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से या उंगली की सहायता से, जब इन तारों में कंपन उत्पन्न किया जाएगा, जब इन तारों को छेड़ा जाएगा या जब इन तारों को खींचा जाएगा, तो तारों को छेड़ने से या खींचने से इनमें कंपन उत्पन्न होगा, ये तारें वाइब्रेट होगी, और वाइब्रेट होने के कारण इनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखिए, ध्वनि उत्पन्न करने का एक और तरीका, हम किसी भी तार को जो टेंशन में है, तनाव में है, उसको वाइब्रेट करके उसमें कंपन उत्पन्न करके भी हम ध्वनि पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे गिटार में या वायलिन में या वीणा में तारों के कंपन से हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, कुछ ऐसा ही होता है हमारे मुख में, है ना। तो हमारे मुख में या हमारे गले में भी कंपन के द्वारा या वाइब्रेशन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है, और वो विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात ये है कि कंपन कैसे पैदा करेंगे। यहाँ पे दो चीजें हैं कंपन पैदा करने के लिए, एक तो ये तारे हैं, है ना, जो टेंशन में है, तनाव में है, और दूसरा वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से हम इनमें वाइब्रेशन उत्पन्न करेंगे या कंपन उत्पन्न करेंगे। तो हमारे अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में कौन सी तारें लगी हुई हैं, कहाँ पे लगी हुई हैं, और उन तारों को हम किसकी सहायता से झंकृत करेंगे या वाइब्रेट करेंगे। तो एक्चुअली में हमारे कंठ के भीतर, कंठ अर्थात गले के भीतर स्वर तंत्रियां होती है, स्वर तंत्रियां, जिन्हें वोकल कॉर्ड्स भी कहा जाता है। तो स्वर तंत्रियां कहाँ होती है ये तो पता चल गया। स्वर तंत्री मतलब जैसे यहाँ पे तारे हैं, है ना, वैसे ही हमारे गले के अंदर में जो तारें होती है ना, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, स्वर तंत्रियां, और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है वोकल कॉर्ड्स। अब दूसरी चीज कि जैसे हमने यहाँ पे, हम या तो हम उंगली से इसको झंकृत कर सकते हैं, या एक छोटा सा डिवाइस लेते हैं, उससे इसको झंकृत करते हैं, कंपन उत्पन्न करते हैं इसमें। ऐसे ही हमारे गले के अंदर में जो स्वर यंत्रियां हैं या वोकल कॉर्ड्स हैं, उनको हम किससे झंकृत करते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से वायु बाहर निकलती है, कंठ और मुख से होते हुए बाहर निकलती है। तो वही वायु जब कंठ से होके गुजरती है, तो किसी किसी वर्ण के उच्चारण के समय हमारे अंदर से आती हुई वायु कंठ में जो स्वर तंत्रियां हैं उन्हें छेड़ते हुए गुजरती है, उनमें कंपन उत्पन्न करते हुए गुजरती है, या उन्हें वाइब्रेट करते हुए गुजरती है। आया समझ में। तो होता क्या है कि जब भी किसी वर्ण का उच्चारण हम करते हैं, तो यदि किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे अंदर से आती हुई वायु कंठ से होके जब वो गुजरती है, तो यदि वह हमारे कंठ के स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न करती है, तो ऐसे वर्ण को हम कहेंगे सघोष वर्ण या घोष वर्ण, है ना। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, यदि स्वर तंत्रियों में कंपन से किसी वर्ण की उत्पत्ति हुई, तो उस वर्ण को सघोष वर्ण या घोष वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो बहुत क्लियर है, बहुत सामान्य है कि यदि हमारे अंदर से आती हुई वायु हमारे कंठ के भीतर स्थित स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न करती है, या उनको वाइब्रेट करती है, या उनमें कंपन उत्पन्न करती है, तो ऐसे वर्ण को हम क्या कहेंगे, सघोष या घोष।
अब इसका जस्ट रिवर्स देख लेते हैं। यदि किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्रियों में या स्वर तंत्रियों में अंदर से आती हुई वायु झंकार उत्पन्न नहीं करती या अंदर से आती हुई वायु कंठ में स्थित स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं करती, तो जब कंपन उत्पन्न नहीं करेगी तो उन्हें हम नाम देंगे अघोष। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, यदि स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, तो वर्ण अघोष कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसे सघोष कहेंगे और किसे अघोष कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया, यदि स्वर तंत्रियों में कंपन होगा तो उसे हम कहेंगे सघोष या घोष, और यदि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे अघोष। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि ठीक है, हमारे पास इतने सारे स्वर हैं, है ना, 11 स्वर हैं, तो इनमें से किन किन स्वरों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और किन का उच्चारण करते समय कंपन नहीं होता। तो संयोग से जो सारे स्वर हैं इनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सारे के सारे स्वर क्या हैं, सघोष हैं। तो एक लाइन में हम मेंशन कर लेते हैं कि सभी स्वर सघोष होते हैं। तो ये तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए, ये याद रखना है ना कि स्वर सघोष है या अघोष, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सारे के सारे स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे अंदर से आती हुई वायु के द्वारा कंठ में स्थित स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न किया जाएगा, इसलिए सारे के सारे स्वर क्या हो गए, सघोष। तो ये कंप्लीट हो गया सब कुछ स्वरों के बारे में। अब ऐसा ही हम देखेंगे जब हम व्यंजन पढ़ेंगे। यहां तो बड़ा आसान हो गया कि सारे के सारे स्वघोष सारे के सारे स्वर क्या निकले, सघोष। लेकिन ऐसा वर्णों के साथ नहीं होगा, व्यंजनों के साथ नहीं होगा। कुछ व्यंजन सघोष होंगे और कुछ व्यंजन अघोष होंगे, और यही हमारे लिए डिफिकल्टी पैदा करेगा। ये याद रखना कि कौन कौन से व्यंजन सघोष हैं और कौन कौन से व्यंजन अघोष। लेकिन फिर भी हम उसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे ताकि हमें आसानी से याद रह जाए कि कौन सा व्यंजन सघोष है और कौन सा व्यंजन अघोष। तो आइए चलिए अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। धन्यवाद।